हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के एक खास सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, यानी DSSB के भूगोल विषय से जुड़े हुए वे खास कंसेप्ट, वे खास टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक्स को हम यहाँ चर्चा में लाते हैं। उन टॉपिक से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं, उन फैक्ट्स को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले DSSB के सिलेबस में मेंशन भूगोल से या ज्योग्राफी से कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने चर्चा कर रखी है। आप चाहें तो उन्हें दृष्टि टीचिंग जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ रखा है, तारों का जन्म, आकाश गंगाओं के बारे में पढ़ा है, हमने पृथ्वी की संरचना के बारे में जाना है, भूकंप की विभिन्न स्थितियां, अवस्थाओं, इनके बारे में भी चर्चा कर रखी है हमने। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में भी एक दो वीडियो बना रखी है, जिसमें डिटेल से बताया गया है कि पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, आज हम एक खास शब्दावली को समझेंगे। ये शब्दावली भी पृथ्वी से ही जुड़ी हुई है, जहां हमने अक्षांशीय रेखाओं के बारे में पढ़ा है, देशांतरी रेखाओं के बारे में पढ़ा है, या देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ रखा है। वहीं यहाँ एक छोटे से कंसेप्ट को समझना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पृथ्वी के बारे में हम सभी जानते हैं, खास कंसेप्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यानी अमूमन पृथ्वी का जो अक्ष है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सा इससे झुकी हुई है। तो ऐसे में जो एक समतल क्रिएट होता है पृथ्वी का, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लेकिन किस आधार पर? तो उसका नाम है, या उस टॉपिक का नाम है कक्षीय समतल। तो पृथ्वी से ही जुड़ा हुआ ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कक्षीय समतल। तो आज हम कक्षीय समतल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम सभी जानते हैं, जब हम पृथ्वी के बारे में इससे पहले भी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमने अपनी सुविधा के लिए क्या कहा कि हम इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसके अध्ययन को कैसे आसान करें, इसके अध्ययन को हम कैसे समझें कि पृथ्वी में कहां पर कौन सा स्थान है और उस स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इस एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, उस स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाओं के बारे में पढ़ा, कुछ काल्पनिक बिंदुओं के बारे में पढ़ा, जिन्हें हम देशांतर और अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का जो अक्ष है वह क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का जो अक्ष है वह क्या है? वह एक काल्पनिक रेखा है। हमने पृथ्वी के अक्ष के बारे में क्या की है? कल्पना कर रखी है कि यह पृथ्वी का अक्ष है, और उसी आधार पर हम पढ़ते हैं। जैसे हमने यह समझा आगे के अध्ययन में कि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। ध्रुवों पर चपटी होने की वजह से, ध्यान रखिएगा, इसका ये जो हिस्सा है, कौन सा? विषुवतीय वृत्त वाला हिस्सा, वह क्या है? थोड़ा सा चौड़ा है। तो यहाँ पर जो व्यास है पृथ्वी का वह क्या है? अधिक है। ध्रुवों की ओर आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो अक्षांशों की स्थिति आप देखेंगे, अक्षांशीय जो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर है वे थोड़ी कम होती जाती हैं, है ना। इनकी लंबाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, इस वजह से। हमने अभी बात की पृथ्वी के अक्ष के बारे में। पृथ्वी का अक्ष क्या है? काल्पनिक है। यानी हमने हमारे अध्ययन के लिए मान रखा है कि यह पृथ्वी का अक्ष है, और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, तो यहां पर होगा नॉर्थ पोल और यहां होगा साउथ पोल। ठीक है, इस तरीके से यहां पर होगी कर्क रेखा, फिर विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश, और फिर मकर रेखा। ठीक, अब आप समझिए कि जब यह है स्थितियां मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त की, तो जो अब हमने क्या माना? पृथ्वी तो एग्जैक्ट यही है, झुकी हुई है, लेकिन जो इसका वास्तव में अक्ष होना चाहिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए। वास्तविक अक्ष कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यानी पृथ्वी के वास्तविक अक्ष से यदि हम तुलना करें तो पृथ्वी कुछ इतने एंगल क्या है? झुकी है। ठीक, लेकिन पृथ्वी हम सभी जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। सूर्य यदि बीच में है तो पृथ्वी इसके चारों ओर क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है।
और यह परिक्रमा एक खास कक्षा में रहकर कर रही है, एक खास कक्षा में रहकर कर रही है। तो पृथ्वी की यह क्या हुई, यह पृथ्वी की हुई कक्षा। अब ध्यान रखिए कि इस कक्षा के सापेक्ष यह जो अक्ष है, यह जो समतल बन रहा है, इसे ही क्या कहते हैं, कक्षीय समतल। ध्यान रखिएगा, इसे ही क्या कहते हैं, कक्षीय समतल। इसे ही कक्षीय समतल कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखें कि जिस काल्पनिक रेखा की हम चर्चा कर रहे हैं, यदि हम बात करें कि मान लीजिए वह अक्ष यह है, वास्तव में यह है, तो इस कक्षा से इसका जो एंगल है वह क्या है, 66.5 डिग्री। ध्यान रखिएगा कितना है, 66.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपनी कक्षीय, देखिए जो कक्षीय स्थिति है हम वहां से तुलना करेंगे। पृथ्वी अपनी कक्षीय स्थिति से, या आप कहें कि कक्षीय सतह से, पृथ्वी अपनी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री की कोणीय स्थिति बनाती है। कोणीय स्थिति किससे, कक्षीय सतह से, कक्षीय सतह से। ध्यान रखिएगा, जिस काल्पनिक रेखा की हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी का एक अक्ष जो कि काल्पनिक रेखा है, वह काल्पनिक रेखा की यदि हम बात करें तो यह काल्पनिक रेखा इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जबकि जो इसका अक्ष है, वास्तविक अक्ष की बात करें, है ना, तो वास्तविक अक्ष की यदि हम बात करें, ध्रुव मान लीजिए यहां पर लेते हैं, हालांकि चूंकि पृथ्वी झुकी हुई है तो वास्तव में यहां पर है, लेकिन हम बात करें यदि कि इस एंगल से कितने अंश पर यह झुका हुआ है, तो यह एंगल 22.5 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 22.5 डिग्री का। ये आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा पूछने वाला या पूछे जाने वाला जो सवाल है वो यही है कि जो पृथ्वी है, वह पृथ्वी अपनी कक्षीय स्थिति से या कक्षीय सतह, इसे क्या कहेंगे, इसकी कक्षीय सतह, कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है, अपनी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब कक्षीय समतल के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या कहना है कि वह समतल, यह समतल, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, कक्षीय समतल कहलाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, कक्षीय समतल कहलाता है। क्या कहलाता है, कक्षीय समतल कहलाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप कक्षीय समतल के सापेक्ष या कक्षीय समतल के भीतर ही आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और जाननी है। वह यह है कि जब हम देख रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है ना, पृथ्वी अपनी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के क्रम में, मान लीजिए कि यह क्या है, मान लीजिए यह पृथ्वी है, ठीक, और यहां पर इस हिस्से में मान लीजिए सूर्य है या सन है। ठीक है, अब जो सूर्य का प्रकाश है, पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश कुछ इस तरीके से पड़ेगा, और जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पृथ्वी का एक हिस्सा क्या होगा, सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करेगा कुछ इस तरीके से। यह क्या होगा, प्रकाशित रहेगा। पृथ्वी का एक हिस्सा क्या रहेगा, प्रकाशित रहेगा। ठीक है, और ठीक इसके पीछे वाला हिस्सा जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य जहां से सामने है, सापेक्ष है, वहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी के आधे हिस्से में। पृथ्वी का वह आधा हिस्सा जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, यहां पर यहां क्या होगा, अंधेरा होगा। तो ध्यान रखिए, वह हिस्सा, पृथ्वी का वह हिस्सा जो सूर्य के प्रकाश के सामने है, सापेक्ष है, वहां पर दिन होगा, और
वह हिस्सा जो सूर्य के प्रकाश के पीछे है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर रात होगी। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात का होना आपको मिलता है कि कैसे दिन और रात हो रहा है, तो ध्यान रखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, हम सभी जानते हैं। तो अपने अक्ष पर घूमने के सापेक्ष ही यहां मान लीजिए सूरज है, यहां पृथ्वी है, सूर्य यह है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है ना। तो इस स्थिति में वह हिस्सा जो सूर्य के सामने है, देखिए कुछ इस तरीके से, यहां पर अगर सूर्य है तो यह हिस्सा सामने होगा, यह क्या है, यहां पर दिन होगी, ठीक है। और 12 घंटे सामने, फिर 12 घंटे में स्थिति बदल भी जाएगी। वह हिस्सा जो पीछे की ओर चला जाएगा, मान लीजिए जहां सुबह थी वह अब पीछे की ओर जाएगा, पीछे वाला हिस्सा वापस से सूर्य के सामने आएगा, तो वहां पर फिर क्या होगा, दिन होगा। तो इस तरीके से 24 घंटे में दिन और रात का होना संभव होता है और इसी तरीके से दिन और रात होती है। तो सूर्य का वह हिस्सा, सूर्य के प्रकाश का वह हिस्सा जो पृथ्वी की ओर पड़ता है और पृथ्वी के जिस हिस्से में पड़ता है वहां पर पृथ्वी के लिए दिन है, और जिस हिस्से में सन की लाइट या सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां पर क्या होती है, रात होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी पर दिन और रात इसी हिसाब से होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करने में कितने घंटे लेती है, 24 घंटे लेती है, 24 घंटे लेती है। इन 24 घंटे में ही दिन और रात होते हैं, ठीक है। अब एक और खास बात, एक खास टर्म आप ध्यान रखना है आपको, क्या कि ग्लोब, यदि मान लीजिए कि यह ग्लोब है और हमने यहाँ पर एक मोमबत्ती चला रखी थी, मोमबत्ती के प्रकाश के माध्यम से हम ग्लोब के एक हिस्से को प्रकाशित कर रहे थे और हमने देखा कि यह कैसे दिन और रात होते हैं। आप इसे अपने घर पर भी देख सकते हैं, मोमबत्ती जलाकर एक छोटी सी बॉल लेकर आप उसे घुमाकर देख सकते हैं कैसे दिन और रात संभव होते हैं। जहां लाइट पड़ती है वहां दिन और जहां नहीं पड़ता वहां रात होती है। ऐसे अब देखिए इसी में वह हिस्सा जहां पर लाइट पड़ रही है, प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, ध्यान रखिए ग्लोब पर वह वृत्त, पृथ्वी तो क्या है, गोलाकार है, ठीक, पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। मान लीजिए यह पूरा गोला है, यहां पर सन की लाइट पड़ रही है। अब यह हिस्सा, इतना वृत्त, वह वृत्त जो दिन और रात को पृथ्वी के हिस्से में या ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित कर रहा है, पृथ्वी पर वह वृत्त, ये देखिए वृत्त बन रहा है ना, वह वृत्त जो ग्लोब में दिन और रात को विभाजित कर रहा है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो वह वृत्त जो, वह वृत्त, इसकी आपको डेफिनेशन याद रखनी है इसलिए इसे लिखाया जा रहा है, ठीक है। वह वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, दिन और रात को विभाजित करता है, क्या कहलाता है, प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एक खास इंफॉर्मेशन है ये इसी से जुड़ी हुई, तो आप इसे ध्यान रखिए, उसे क्या कहते हैं, हाँ, प्रदीप्ति वृत्त। ये हो सकता है कि इस तरीके से कोई डेफिनेशन या कोई सेंटेंस से लिखा है और आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ही थी इससे जुड़ी हुई जो आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वी का वह समय, देखिए हमने देखा कि पृथ्वी अपने चक्कर को, एक वृत्त को पूरा करने में या अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लेती है, जिसे हम पृथ्वी का घूर्णन काल कहते हैं। पृथ्वी का क्या कहते हैं, घूर्णन काल कहते हैं, है ना। और इसे ही ध्यान रखिए, चूंकि क्या कौन एक पूरा 24 घंटे ले रहा है, पृथ्वी ले रही है ना। पृथ्वी घूर्णन के समय काल को पूरे 24 घंटे में जो पृथ्वी घूर्णन समय काल ले रही है, इसे क्या कहेंगे, इसे पृथ्वी दिन भी कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी पूरा एक समय ले रही है, एक 24 घंटे ले रही है एक घूर्णन कंप्लीट करने में, तो इसे क्या कहेंगे, पृथ्वी दिन भी कहेंगे। और इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है, क्योंकि इससे दिन और रात तय होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कक्षीय समतल की अवधारणा पढ़ा कि कैसे जो कक्ष का
तल है, ध्यान रखिएगा, या जो आपने देखा कक्षीय सतह है, अक्ष के सापेक्ष कक्षीय सतह जिस समतल का निर्माण करता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि कक्षीय समतल के सापेक्ष पृथ्वी झुकी हुई है, उसमें 66.5 डिग्री का एंगल है, कोण बनता है, और इसी कोण के सापेक्ष आपको सारी चीजें जाननी थी। यह भी देखा हमने कि कैसे पृथ्वी पर दिन और रात होता है, और दिन और रात के होने में जो पृथ्वी की गति है जिसे हम घूर्णनकाल कहते हैं उसे पृथ्वी दिन भी कहा जाता है, जो पृथ्वी की क्या है, दैनिक गति है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी चीजें क्या कर ली, समराइज कर ली, और हमने एक डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझ भी लिया। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।